आपको मालूम होगा कि विलिंग वेज दरअसल एक रिहैबिलिटेशन सेंटर है। रिहैबिलिटेशन जिसका मुखफ़्फ़ रिहैब होता है, और इससे मतलब ये होता है कि बहाली की तरफ जाएं। अगर कोई भी बीमारी हो जाए तो उससे बहाली की तरफ ले जाने के लिए एक ऐसा इदारा, एक ऐसा ढांचा, एक ऐसा स्ट्रक्चर तरतीब दिया जाता है। बहुत साल पहले जब मौलीखोलिया यानी स्किज़ोफ्रेनिया का यानी थॉट डिसऑर्डर का कोई इलाज नहीं था, डिलूजनल डिसऑर्डर का कोई इलाज नहीं था, तो लोगों को अलग, पूरी सोसाइटी से अलग करके एक जगह पे मुक़य्यद कर दिया जाता था, और कोई इलाज ऐसा ख़ास अद्वियात की सूरत में नहीं था, साइकोथेरेपी की सूरत में नहीं था, तो उनको मुआशरे से अलग कर दिया जाता था, इसलिए ताकि वो ख़ुद को नुकसान ना पहुंचाएं और मुआशरे में भी उनको, दूसरों को भी नुकसान ना पहुंचाएं। सो इस तरह की सेंटर्स जो थे उनको इन्फर्मरीज़ कहा जाता था। इन्फर्म का मतलब होता है जिसका ज़हनी तवाज़ुन ज़हनी तौर पे दुरुस्त ना हो, दीवानगी का अर्ज़ा लाहक हो जाए। तो अब तो हर शोबे में बहुत तरक्की हो चुकी है। यानी कि पहले तो जो टेलीफोन हुआ करते थे उनकी भी लंबी लंबी दुम हुआ करती थी, आजकल के टेलीफोन जो हैं उनकी कोई दुम नहीं होती, यानी वायरलेस होते हैं। तो इसी तरह से बहुत से फ़र्क आ गए हैं। तो यहाँ पे विलिंग वेज भी इसकी जो ब्रांचेस हैं लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में, और इसके अलावा सदाकत क्लिनिक मरी भी है जो इसकी सिस्टर कंसर्न है। यहाँ पे जो हमारे पास मरीज़ एडमिट होते हैं या जो आउटडोर में इलाज कराने आते हैं, उनको अगर कोई नशे की बीमारी हो, अल्कोहलिज्म हो, या वो किसी भी नशे का शिकार हो, जैसे कि नारकोटिक्स, हेरोइन, ओपियम, या कोई टीके जो अपनी रगों में उतार लेते हैं लोग, या फिर कोकेन, आइस, चर्स, मैरिजुआना, या मुख्तलिफ नशों को मिला के पॉली ड्रग्स जो हैं उनका इस्तेमाल। तो इसके पीछे अगर हम इसके पस मंज़र में जाएं तो कहीं ना कहीं कोई दिमागी सोच का मसला भी होता है। यानी कोई जब नशा शुरू करता है और नशे की उसको लत लग जाती है तो असल में वो अपने मूड मिजाज को बहला रहा होता है, उसको कोई ऐसी परेशानी लाहक होती है, कोई उसके पर्सनालिटी में, जैसे मिसाल के तौर पे लो सेल्फ इस्टीम, इज़्ज़त नफ्स कम होना, ख़ुद एतमादी कम होना, चीज़ों को हैंडल ना कर सकना, एक्सपीरियंसेस जो हैं उनको बार बार प्रोसेस करते रहना, ऐसे गलत तजुर्बात ज़िंदगी के जिनकी वजह से हम ख़ुद को सुकून में ना पाएँ, बेसुकूनी का शिकार रहें। तो ये जो बेसुकूनी, बेइस्तरारी, डिप्रेशन, ट्रॉमा, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जब पर्सनैलिटी पे, शख्सियत पे हावी होने लगे तो फिर इंसान उसके मुख्तलिफ़ तरीके ढूंढता है। कभी वो साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, माहिर नफ्सियात के पास जाता है, और जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो उनको कोई दवा दे देते हैं, उनकी जो एक फितरी उनके अंदर जो एक बेचैनी होती है उसको कम करने के लिए, फिर उनको आदत पड़ जाती है, उसके ऊपर इन्हिसार शुरू हो जाता है और फिर मिकदार बढ़ती चली जाती है। ये तनाजुर में मैंने दो बातें आपसे कहीं कि अगर किसी को ज़हनी बीमारी हो, नफ्सियाती बीमारी हो, और उससे जुड़ा हुआ नशे का मरीज़ कोई, या पहले नशे का मर्ज़ आ जाए और फिर किरदार की ख़राबियाँ, और किरदार की ख़राबियाँ होती हैं यानी कि अंदर के फ़ैसले, जैसे जज्बात और फीलिंग्स में एक फ़र्क होता है ना, इमोशंस और फीलिंग्स में एक फ़र्क होता है। इमोशन ज़ुबान है दिमाग की सोचों की, दिमाग की सोचों की ज़ुबान है इमोशंस, ऐसे जज्बात जो जहन में जन्म लेते हैं, और जो जिस्म उसका जवाब देता है वो है फीलिंग्स। जैसी सोचें होती हैं, जैसे इमोशंस होते हैं,
फीलिंग्स वैसी ही जनरेट बदन में, वजूद में होने लग जाती हैं। तो कभी कोई नशा शुरू करता है और उसके नशा करने की वजह से जब उसको पहले तो थोड़ा थोड़ा करता है, मज़ा आता है, फिर बरकत उठ जाती है, नशे में से सारा मज़ा किरकिरा हो जाता है और नशे की मिकदार बढ़ती जाती है, हत्ता कि फ़ायदा नहीं होता उसको जिसलिए वो नशा करता है। तो नशा वो उंडेलता जाता है अपने अंदर और फिर उसको नशे के पीछे भागता रहता है, सारा दिन उसी के गिरदाब में फंसा रहता है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी ज़ाहिरी बिहेवियर्स जो हैं, रवैये जो हैं, उनमें ख़राबियाँ आ जाती हैं और फिर किरदार में भी ख़राबियाँ आ जाती हैं। तो ये गहरी से गहरी चोट होती जाती है और जब हम लोगों के साथ, अपने प्यारों के साथ जो ज़िंदगी गुजारते हैं, उनको भी हमारी जो तकलीफ़ है, नशे की बीमारी है ये बाकायदा, लोगों को लगता है कि किरदार की ये ख़राबी है, मगर वो असल में कहीं अंदर मेटाबॉलिक एरर आ जाता है जिसकी वजह से नशा ज़ाया होने लग जाता है और नशा ज़्यादा से ज़्यादा करने लग जाता है। इसका इलाज जो है वो अद्वियात से भी है और रूहानियत से भी है। और रूहानियत इस तरह है कि इसके 12 कदम हैं। एल्कोहलिक्स एनोनिमस या नारकोटिक्स एनोनिमस का इदारा दुनिया भर में 100 साल से पहले, 100 साल से ज़्यादा हो गए हैं इसके आगाज़ को। इसमें रूहानी बेदारी और सेल्फ एनलाइटनमेंट को जब कुछ समझता है और सरेंडर कर देता है, अपनी बेबसी मान लेता है कि हायर पावर के आगे मैं अपने हथियार डाल देता हूँ। वो हायर पावर रब भी हो सकता है, डिवाइन हायर पावर भी हो सकती है, वो उसके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, वो उसका डॉक्टर मौलिज भी हो सकता है। तो जब नशे का मरीज़ अपनी मर्ज़ी ख़ुद पे नहीं चला सकता और दूसरों पे चलाता है दगे से, फ़रेब से, तो नशे के हसूल के लिए वो हथियार फेंक देता है जब, और ये मान लेता है कि मुझे नशे के बग़ैर ही ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी, थोड़ा सा एक चुटकी नशा या एक घूंट नशा भी मैं नहीं ले सकता, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को समझता है कि अब मैं रिकवरिंग एडिक्ट हूँ, यानी मैं ताउम्र एडिक्ट हूँ, मान लेता है अपने आप को। नशे के मर्ज़ का मैं शिकार हूँ, नशेई हूँ ताउम्र, और कभी दोबारा नशे की तरफ अगर बढ़ूँगा तो रिलैप्स हो जाएगा, दोबारा इस दलदल में गिर जाऊँगा और फिर उस दलदल में जब तक कोई बाहर से रस्सी नहीं फेंक के मुझे खींचेगा, मेरा कोई प्यारा, कोई मुआलिज, कोई एक्सपर्ट, कोई रिहैब सेंटर, मैं तब तक उस दलदल से नहीं निकल सकूँगा, नशे की दलदल से, क्योंकि मैं जितने हाथ पाँव मारूँगा खुद उतना ही अंदर धंसता चला जाऊँगा।